गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 12वां फूलों की खेती। कल अपन ने गुलदाउदी पुष्प के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पूरे वीडियो में। और अपन ने काफी सिंचाई तक पढ़ लिया था उनका। अब अगर अपन पढ़ते हैं आगे रोग एवं कीट। गुलदाउदी पुष्प में जो कौन से रोग और कीट होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए रोग एवं कीट, रोग एवं कीट की चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला रोग है हमारा पहला कीट है हमारा मोइला या पर्णजीवी कीट, ठीक है। पहले कीट की चर्चा करें तो मोइला और पर्णजीवी कीट। मोइला व पर्णजीवी कीट में क्या होता है, देखिए मोइला व पर्णजीवी कीट में क्या होता है, ये छोटे आकार के कीट जो कोमल शाखाओं व पत्तियों को चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तियों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे आकार के कीट होते हैं। यह छोटे आकार के कीट हैं जो पत्तियों व कोमल शाखाओं का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। रस चूसकर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। फिर है आगे देखिए, इसके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेलाथियान घोल का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। नियंत्रण के लिए मेलाथियान घोल का छिड़काव करना चाहिए। मेलाथियान घोल का छिड़काव करना चाहिए। फिर आगे देखिए, ये मोइला और पर्णजीवी कीट में अपन कर सकते हैं। आगे देखिए सनफ्लावर लेसविंग बग, ठीक है। अगला है हमारा दूसरा सनफ्लावर लेसविंग बग। सनफ्लावर लेसविंग बग, लेसविंग बग, ठीक है। सनफ्लावर लेसविंग बग, ठीक है। इसमें क्या होता है, चमकदार पारदर्शी कीट होता है ये, और ये पत्तियों को खाता है। ये क्या होता है, यह चमकदार होता है कीट, जो होता है चमकदार और पारदर्शी। आर पार देख सकते हैं इस कीट के अपन, पारदर्शी कीट हैं जो पत्तियों को खाता है, जो क्या करता है, पत्तियों को खाता है, ठीक है। आगे देखिए, नियंत्रण के लिए हमको डाइमिथोएट घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट घोल का छिड़काव करना चाहिए। डाइमिथोएट घोल का हमें छिड़काव करना चाहिए। फिर आगे देखिए, कीट तो हो गए, अब रोग देख लेते हैं। चूर्णी फफूंद रोग, ठीक है। तीसरा नंबर ही लगा के अपन लिखते हैं इसको, चूर्णी फफूंद रोग। अब चूर्णी फफूंद रोग में क्या होता है, सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो पत्तियों पर चूर्ण जमा हो जाता है। पत्तियों, इसमें क्या होता है, पत्तियों पर चूर्ण जमा हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर चूर्ण जमा हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या कर सकते हैं, केराथेन का घोल का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। नियंत्रण के लिए केराथेन घोल का छिड़काव कर सकते हैं।
केराथेन घोल का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। फिर है पत्ती धब्बा रोग, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, नाम से ही पता चलता है, और इसके नियंत्रण के लिए हम बाविस्टिन घोल का छिड़काव 10 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। तो चौथा है हमारा पत्ता नहीं, क्या बोलते हैं अपन, पत्ती धब्बा रोग, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए केराथेन घोल का 10 दिन के अंतराल में छिड़काव कर सकते हैं। 10 दिन के अंतराल में अपन क्या कर सकते हैं, केराथियान घोल का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी तुड़ाई कैसे, तुड़ाई व उपज क्या होती है, ठीक है। कितनी तुड़ाई और उपज होती है, तुड़ाई कब करनी चाहिए और उपज कितनी आती है, ठीक है, प्रति एकड़। तुड़ाई व उपज, तुड़ाई व उपज की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए इसके फूलने के लिए, इसके जो फूलने के लिए, ठीक है, पुष्प जो होता है उसके फूलने के लिए, पुष्पन के लिए छोटा दिन व लंबी रात होना आवश्यक है, ठीक है। इसके फूलने के लिए, इसके फूलने या पुष्पन कह सकते हैं, फूलने के लिए छोटा दिन व लंबी रात होना आवश्यक है, छोटा दिन व लंबी रात होना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए फूल खिल जाने के नियमित रूप से तुड़ाई करनी चाहिए। जब फूल इसके खिल जाते हैं तो नियमित रूप से तुड़ाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब काट लेने, धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में करनी चाहिए, ठीक है। फूल खिल जाने के बाद नियमित रूप से तुड़ाई करनी चाहिए, नियमित रूप से क्या करनी चाहिए, तुड़ाई करनी चाहिए। फिर देखिए 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, 100 से 150 क्विंटल प्रति उपज प्राप्त होती है, ठीक है। 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो गुलदावरी पुष्प, थोड़ा सा बाकी रह गया था कल, वो अपन ने देख लिया। अब इस अध्याय का अपन लास्ट पुष्प के बारे में पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे आज पूरा कंप्लीट भी कर दें उसको, ठीक है। अगला पुष्प का नाम है ग्लेडियोलस, अगले पुष्प का नाम है ग्लेडियोलस, ठीक है। नाम भी अपन ने नहीं सुना इस पुष्प का, शायद आपने, ग्लेडियोलस, ठीक है, ग्लेडियोलस, ठीक है। लेकिन इसको बुके बनाने में काम में लिया जाता है, इससे आप पता कर सकते हैं, अपन पहचान सकते हैं बुके क्या होता है। जैसे आप किसी को पार्टी में जाते हैं कहीं, तो गिफ्ट में अपन ले जाते हैं, जिस मूवियों में देखा होगा बुके लेते हैं, वो एकदम पैक होता है, ठीक है, पूरा उसके अंदर पॉलिथीन से पैक होता है, उसके अंदर फूल होते हैं, फिर अपन लेके जाते हैं, वो होता है, ठीक है। तो ग्लेडियोलस का वानस्पतिक नाम क्या है, ग्लेडियोलस स्पीसीज, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम है ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस स्पीसीज, ये इसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। कुल देखिए इसका कुल इरिडेसी, कुल होता है इरिडेसी, कुल इरिडेसी, ठीक है। फिर अपने आता है उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी, अफ्रीका में हुई।
इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। इसका उपयोग कब करते हैं अपन, अभी बताया था मैंने, इसका उपयोग बुक्के बनाने में किया जाता है। बुक्के बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग बुके बनाने में किया जाता है। ठीक है। फिर ग्लेडियोलस का जो फूल होता है, जिसे कणिस, इसे क्या कहते हैं, कणिस या स्पाइक कहा जाता है। ठीक है। वो 50 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर का लंबा होता है। ठीक है। ग्लेडियोलस के फूल को कणिस या स्पाइक कहा जाता है। ठीक है। ग्लेडियोलस के फूल को क्या कहा जाता है, कणिस या स्पाइक कहा जाता है। यह 50 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह कितना, 50 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। फिर है जलवायु। जलवायु देखिए, जलवायु कैसी चाहिए होती है इसके लिए, जलवायु इसके लिए देखिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो देखिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। ठीक है। सबसे उपयुक्त होती है शीतोष्ण जलवायु। ये देखिए 15 से 45 डिग्री सेल्सियस ताप तक सहन कर सकता है। ठीक है। 15 डिग्री से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री तक का ताप सहन कर सकता है। यह 15 से 45 डिग्री सेल्सियस का ताप सहन कर सकता है। 15 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का ताप सहन कर सकता है। खुली धूप पुष्पन के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, खुली जो धूप होती है अगर, वो पुष्पन के लिए, इस फूल के लिए अच्छी होती है। खुली धूप पुष्पन के लिए अच्छी मानी जाती है। खुली धूप पुष्पन के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है। फिर देखिए आगे, जलवायु तो हो गई। अब भूमि की तैयारी कैसे करते हैं, जमीन की तैयारी अपन कैसे करते हैं, तो भूमि की तैयारी की अगर चर्चा करें अपन, भूमि और भूमि की तैयारी कैसे करते हैं, तो देखिए अच्छी जल निकास वाली हल्की भुरभुरी दोमट मृदा उपयुक्त होती है। अच्छी जल निकास वाली। ठीक है। अच्छे जल निकास वाली हल्की भुरभुरी दोमट मृदा उपयुक्त होती है। अच्छे जल निकास वाली हल्की भूरी व दोमट मृदा क्या होती है, उपयुक्त होती हैं। ठीक है। खेत की 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को बारीक कर लेना चाहिए, यानी भुरभुरी बना देना चाहिए। ठीक है। खेत की 2 से 3 बार क्या करना चाहिए, जुताई करके मिट्टी बारीक बना देनी चाहिए। मिट्टी क्या कर देनी चाहिए, हमें बारीक बना देनी चाहिए। ठीक है। फिर देखिए 25 टन गोबर खाद। ठीक है। उसके बाद 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। 25 टन, लगभग 25 टन, क्या 25 टन सड़ी गोबर खाद, 100 केजी फास्फोरस और 100 केजी क्या मिलानी चाहिए हमें, पोटेशियम प्रति हेक्टेयर
मिट्टी में मिला देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। ठीक है, मिट्टी में मिला देना चाहिए। कितना? 25 टन तो सड़ी हुई गोबर, 100 केजी फास्फोरस और 100 केजी पोटेशियम हमें मिला देना चाहिए। फिर प्रवर्धन देखिए, इसका प्रवर्धन कैसे होता है, जैसे अपन ने देखा था पहले वाले वीडियो में, सॉरी पहले वाली जो गुलदाउदी पुष्प में कलम के द्वारा देखा था। तो इसमें प्रवर्धन कैसे होता है, ठीक है। प्रवर्धन की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, प्रवर्धन इसका व्यावसायिक प्रवर्धन घनकंदों द्वारा होता है। जो घनकंद होते हैं इस फूल के, उनके द्वारा होता है इसका व्यावसायिक प्रवर्धन घनकंदों द्वारा होता है। यानी जो बिजनेस के रूप में बेचने के लिए इसका बहुत ही मात्रा में अगर उपयोग उत्पादन करते हैं तो वो घनकंदों द्वारा करते हैं। ठीक है, बीज द्वारा प्रवर्धन नई किस्म विकसित करने में करते हैं। बीज द्वारा जो प्रवर्धन अपन करना चाहते हैं, करते हैं लोग, वो नर्सरी में क्या करते हैं, नई किस्म विकसित करने में करते हैं। बीज द्वारा प्रवर्धन नई किस्म विकसित करने में करते हैं। बीज द्वारा प्रवर्धन नई किस्म विकसित करने में करते हैं। ठीक है, एक घनकंद से 4 से 5 बार फसल ली जा सकती है। ठीक है, एक घनकंद से 4 से 5 बार फसल ली जा सकती है। यानी घनकंद बो दिए, उस पर फूल आ गए पहली बार, फिर उसको छोड़ दिया, फिर वैसे ही तैयारी करी, फिर उसी घनकंद से फिर एक बार वो फूल आए, तो ऐसे 4-5 बार फूल अपन ले सकते हैं। उसके बाद वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उससे फिर फसल नहीं आती। स्क्रीनशॉट ले, सॉरी स्क्रीनशॉट ले पहला आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन घनकंदों की रोपाई। घनकंदों की रोपाई की चर्चा करते हैं अपन। तो देखिए, घनकंदों की रोपाई कैसे की जाती है। घनकंदों की रोपाई आगे देखें। रोपाई राजस्थान में देखिए सितंबर अक्टूबर में इसकी रोपाई की जाती है घनकंदों की। ठीक है, राजस्थान में सितंबर और अक्टूबर में रोपाई की जाती है। ठीक है, रोपाई की जाती है। ठीक है, रोपाई की जाती है। रोपाई से पूर्व क्या करते हैं, घनकंदों को बाविस्टीन घोल से उपचारित करना चाहिए। बाविस्टीन घोल से पहले इनको उपचारित करना चाहिए। रोपाई से पूर्व घनकंदों को बाविस्टीन घोल से उपचारित करते हैं। बाविस्टीन घोल से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। ठीक है, रोपाई देखिए अपन कैसे करनी चाहिए। कतार से कतार के बीच, एक से दूसरी कतार के बीच तो कितना अपन को गैप रखना चाहिए, 30 सेंटीमीटर का, और पौधे से पौधे के बीच कितना रखना चाहिए, 20 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहिए। ठीक है, रोपाई में कतार से कतार के बीच
30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा रोपाई में कतार से कतार के बीच क्या 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच 20 सेंटीमीटर का की दूरी रखनी चाहिए। ये दूरी अपन को रखनी ही चाहिए, ठीक है। कतार से कतार के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। घनकंदों को अब भूमि के अंदर 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर की तरफ गाड़ना चाहिए, यानी लगभग 5.5 से 6.5 सेंटीमीटर तक अंदर की तरफ गाड़ना चाहिए, ठीक है। घनकंदों को भूमि में 5.5 से 6.5 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए, रोपना चाहिए। बोना तो बीज को बोते हैं और घनकंदों की रोपाई होती है, ठीक है। गहरा लगाना चाहिए, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर का व्यास का जो घनकंद रोपाई के लिए उपयुक्त होता है, जिसका व्यास 4 से 5 सेंटीमीटर का हो, मतलब 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा लगभग हो, उसकी रोपाई अच्छी रहती है, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास का घनकंद रोपाई के लिए उपयुक्त रहता है, उपयुक्त रहता है, ठीक है। फिर 1 हेक्टेयर में कुल 1.5 लाख घनकंद लगा सकते हैं, लगभग 1.5 लाख घनकंद अपन 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कुल 1.5 लाख, 1 हेक्टेयर में कुल 1.5 लाख घनकंद लगा सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इनकी किस्मों की भी अब चर्चा कर ले अपन, ठीक है। तो देखिए किस्में, उन्नत किस्में, ठीक है। उन्नत किस्मों की अगर अपन चर्चा करें तो पुष्प के रंग के आधार पर उन्नत किस्म कैसी होती है। तो देखिए पुष्प के रंग के आधार पर उन्नत किस्म, देखिए पहला गुलाबी रंग, ठीक है। पहला गुलाबी रंग की कौन कौन सी किस्में हैं, तो ग्लेडियोलस की गुलाबी रंग की फूल वाली किस्में, तो देखिए इसमें आता है रोज, रोज फ्रेंडशिप, रोज फ्रेंडशिप, रोज फ्रेंडशिप, ठीक है। सुचित्रा पीटर पियर, सुचित्रा पीटर पियर, सुचित्रा पीटर पियर, स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन, ये किस्मों के नाम है जो गुलाबी रंग के फूल आते हैं जिनमें, ठीक है। फिर पीला, देखिए पीले रंग के फूल किन किस्मों में आते हैं, तो पीले रंग के फूल अपन देखिए किन किस्मों में आते हैं, तो देखिए जेस्टर गोल्ड, जेस्टर गोल्ड, अपोलो येलो स्टोन, जेस्टर गोल्ड, अपोलो येलो स्टोन, अपोलो येलो स्टोन, ठीक है। येलो स्टोन, ट्रू येलो, ट्रू येलो, ट्रू येलो, और नोवा लक्स, नोवा लक्स, ये पीले फूल वाली किस्म है, ठीक है। फिर लाल फूल वाली अगर अपन बात करें, लाल फूल में कौन कौन सी जिनका कलर लाल होता है, तो
लाल फूल के किसमें देखिए यूरोविजन, यूरोविजन हटिंग सॉन्ग, यूरोविजन हटिंग सॉन्ग, हटिंग सॉन्ग, ठीक है। फिर देखिए सिल्विया ऑस्कर, सिल्विया ऑस्कर, सिल्विया ऑस्कर, ठीक है। मेमेग्नी, अग्निरेखा, अग्नि रेखा, ठीक है। फिर देखिए सफेद, सफेद फूल के कौन कौन सी किस्में हैं जो अपन काम है जिन पे सफेद पुष्प आता है। तो देखिए स्नो, सफेद पुष्प की बात करें तो देखिए स्नो, सॉरी स्नो प्रिंगमैन, स्नो प्रिंसेस, ठीक है। सफेद स्नो यानी बर्फ की तरह होती है इसलिए स्नो प्रिंसेस कहते हैं इसको, स्नो प्रिंसेस, स्नो प्रिंसेस। फिर इसके बाद देखिए व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट फ्रेंडशिप, ठीक है। फिर सेंसरी, सेंसरी, ठीक है। फिर व्हाइट गार्डेज, गार्डेज आदि, ये कुछ किस्में हैं जो सफेद पुष्प देती हैं। फिर नीले पुष्प की देखिए, पांचवा है नीला पुष्प। नीला पुष्प किस किस पे आता है तो देखिए हाई स्टाइल फिडेलिया, हाई स्टाइल फिडेलिया, हाई स्टाइल फिडेलिया, ठीक है। विंड सॉन्ग, विंड सॉन्ग, विंड सॉन्ग, मयूर ब्लू स्काई, मयूर ब्लू स्काई आदि, ठीक है। मयूर ब्लू स्काई आदि। इसके अलावा देखिए क्रीम कलर का भी फूल आता है एक किस्म में, तो देखिए क्रीम कलर, क्रीम कलर का पुष्प आता है हमारा विनकस ग्लोरी में, ठीक है। विनकस, विनकस ग्लोरी किस्म पर क्रीम कलर का पुष्प आता है, ठीक है। ये किस्में हो गई। सिंचाई के बारे में देखते हैं अपन, सिंचाई कैसे की जाती है। सिंचाई, सिंचाई की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए 3 से 4 बार रोपाई के 3 से 4 बार पहली सिंचाई करनी चाहिए। 3 से 4 दिन बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो रोपाई के, आज रोपाई की है तो 3 से 4 दिन बाद हमें रोपाई सिंचाई करनी चाहिए। पहली बार रोपाई के 3 से 4 दिन बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए, पहली सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखिए गर्मियों में 5 से 7 दिन बाद और सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल में क्या करनी चाहिए, हमें सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों में 5 से 7 दिन तथा सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। 10 से 12 दिन के अंतराल में हमें क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए सर्दियों में, ठीक है। फिर देखिए खाद एवं उर्वरक कैसे देते हैं, कितनी देते हैं, वो भी अपन देखते हैं। खाद व उर्वरक की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए लोहे व जस्ते की
कमी होने पर हमें फेरस सल्फेट तथा जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। हमें लगता है कि लोहे और जस्ते की कमी हुई है तो फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, उर्वरक के रूप में। तो खाद व उर्वरक, खाद अपन ने पहले देख ली 25 टन, ठीक है। लोहे व जस्ते की कमी होने पर जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। लोहे व जस्ते की कमी होने पर जिंक सल्फेट व फेरस सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। फेरस सल्फेट का क्या करना चाहिए, हमें छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए 3 पत्ती और 6 पत्ती अवस्था में नाइट्रोजन का 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। जब फूल में 3 पत्ती आ जाए तब नाइट्रोजन का छिड़काव करो, और फूल में 6 पत्तियां हो गई तब भी नाइट्रोजन का छिड़काव करना चाहिए। 3 पत्ती व 6 पत्ती अवस्था में 100 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। फिर है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई, ठीक है। निराई गुड़ाई अपन देखें तो रोपाई के 1.5 से 2 माह यानी 1.5 से 2 माह के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं, पौधों पर क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, ठीक है। रोपाई के 1.5 से 2 माह के बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ाते हैं, ठीक है, मिट्टी चढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें सामान्यतः 4 से 5 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, इसमें सामान्यतः 4 से 5 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, 4 से 5 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर देखिए कटाई कब की जाती है इसकी। कटाई की अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, कटाई कब और कैसे की जाती है, तो देखिए पुष्प की जब डंडी पूरी विकसित हो जाए तब सुबह या शाम के समय तेज धार वाले चाकू से हमें क्या करनी चाहिए, काट कर पानी से भरी बाल्टी में रखना चाहिए, ठीक है, जब डंडी पूरी विकसित हो जाए, ठीक है। तो पुष्प की डंडी जब पूरी विकसित हो जाए तब डंडी पूरी विकसित हो जाए तब सुबह या शाम के समय तेज धार वाले चाकू से कटाई करके पानी से भरी बाल्टी में रख देना चाहिए। पानी से भरी बाल्टी में क्या कर देना चाहिए, हमें रख देना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए
फिर गमले में देखिए अधिक दिन रखने के लिए, अपन गमले में उसको रखना चाहते हैं अधिक दिन के लिए, तो इसमें क्या मिला देना चाहिए हमें, सुक्रोज व हाइड्रोक्सी क्विनोन के घोल का 24 घंटे तक रखना चाहिए फूलों को। ठीक है, गमले में लंबे समय तक रखने के लिए इसमें पानी की बाल्टी में क्या मिलाना चाहिए हमें, सुक्रोज व हाइड्रोक्सी क्विनोन मिला देना चाहिए, हाइड्रोक्सी क्विनोन मिला देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए गनकंदों की खुदाई कैसे करते हैं अपन। ठीक है, गनकंदों की खुदाई कैसे करते हैं, तो गनकंदों की खुदाई के समय हम कैसे करते हैं और कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो पौधा जब पीला पड़ने लगे, ठीक है, तब सिंचाई बंद कर देनी चाहिए हमें। जब पौधा पीला पड़ने लगे तब क्या कर देना चाहिए हमें, सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। पौधा पीला पड़ने लगे तब सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तब हमें क्या करनी चाहिए, सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, जब पौधा पूरा सूख जाए, सिंचाई बंद कर देंगे, पानी नहीं मिलेगा, फिर पौधा सूखने लगेगा। जब पौधा पूरा सूख जाए तब खुदाई करके घनकंद व कार्मल्स निकाल कर 22 टीन के घोल में 30 मिनट तक उपचारित कर देना चाहिए। ठीक है, जब पौधा पूरा सूख जाए तब क्या करना चाहिए, गनकंदों को तब खुदाई करके गनकंदों को निकाल कर 22 टीन के घोल में 30 मिनट तक उपचारित, 30 मिनट तक क्या करना चाहिए, उपचारित गनकंदों व कार्मल्स भी हैं इसमें, कार्मल्स को निकालकर 30 मिनट तक उपचारित करना चाहिए। उपचारित कर ठंडी व सूखी जगह पर संग्रहित करना चाहिए। उपचारित करने के बाद उपचारित कर ठंडी व सूखी जगह पर रखना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, संग्रहित करना चाहिए। फिर देखिए व्यावसायिक स्तर पर, ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर जो खेती इसकी करते हैं, तो व्यावसायिक स्तर पर गनकंदों को बोरी में भरना चाहिए, बोरी में भरकर शीतगृह में रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 2-4 लाइनें हैं वो अपन आगे लिखते हैं। देखिए व्यावसायिक स्तर पर गनकंदों को बोरी में भरकर शीतगृह में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 90% आर्द्रता पर रख देना चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर, व्यावसायिक
स्तर पर गनकंदों को बोरी में भरकर शीतगृहों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तथा 90% आर्द्रता में रखना चाहिए। 90% किस में रखना चाहिए? आर्द्रता में रखना चाहिए हमें। ठीक है, आगे देखिए कीट व रोग। ठीक है, अब कीट व रोग कैसे लगते हैं इसमें, तो देखिए वैसे कीट व रोग आप सोच रहे होंगे अभी तो पढ़ा था, कीट व रोग नहीं पढ़ा हमने। कीट पिछले जो शुरुआत में पढ़ा वो गुलदावती पुष्प का था, कि क्लेडियेसी पुष्प में कीट व रोग कौन से है। तो इस पौधों में देखिए कटवर्म, इस पौधे में कटवर्म व सेमीलूपर नामक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इस पौधे को कटवर्म तथा सेमीलूपर नामक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। सेमीलूपर नामक क्या कीट नुकसान पहुंचाते हैं। नियंत्रण के लिए हमें नुआन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, और नियंत्रण के लिए नुआन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए गनकंदों को उपचारित करके रोपाई करने से क्या होता है। गनकंदों को अगर उपचारित करके अपन रोपाई करते हैं तो विलगन नामक रोग नहीं होता है, विलगन रोग नहीं होता है। ठीक है, तो गनकंदों को उपचारित करके रोपाई करने से विलगन रोग नहीं होता है। ये इसके रोग रहेंगे। ठीक है, ये पूरे हो गया और इसी के साथ हमारा आज वीडियो भी खत्म होता, साथ ही ये फूलों की खेती वाला लेसन भी खत्म हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।